नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए मनोरंजक अंक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर है हम आज की इस सुहानी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने कुछ रोचक जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब भी किसी मिट्टी में प्यार और मेहनत से कुछ भी बोया जाता है तो उसका फल मीठा होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार से हिमाचल की मिट्टी को भी एक चीज़ बहुत स्पेशल बनाती है, यहाँ के सेब। और आज की चर्चा इसी पर है। बिल्कुल, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की पहचान का अटूट हिस्सा सेब और सेब की खेती के बारे में। देखिए, सेब की अगर हम बात करें, ये देखने में तो खूबसूरत होता ही है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। फाइबर भी इसमें काफ़ी होता है, तो इसे रोज़मर्रा की अपनी डाइट में शामिल करने से आपको सेहत के बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। और अगर बात करें हिमाचल और सेब के रिश्ते की, तो हिमाचल और सेब का रिश्ता कुछ ऐसा है कि हिमाचल की पहचान सेब ही है। यहाँ ये सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा भी है। हिमाचल के पहाड़, इन पहाड़ों पे बर्फ़ और कहीं ना कहीं बीच में सेब के खेत, ये एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी इकॉनमी का एक जो संरचना करते हैं, वो इकॉनमी हमारे राज्य को एक अलग, एक नई पहचान देती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें सेब की, एक कहावत जो है सेब के बारे में, वो बहुत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानते होंगे कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन ये एक एप्पल हमारे हाथ तक पहुंचने के लिए बहुत से हाथों का सफ़र करता है। बागवान तो इसे उगाने में मेहनत करते ही हैं, इसके बाद पैकिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, इन सब के ज़रिए बहुत से लोगों को सेब के माध्यम से ही रोज़गार भी मिल रहा है। तो सेब हमारे लिए सिर्फ एक फल नहीं है, ये बागवान की उम्मीद है, हिमाचल की मेहनत है और हमारे प्रदेश की पहचान भी है। और ये पहचान जो है सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनली भी हिमाचल के सेब जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज का हमारा नमस्ते हिमाचल का जो विषय है वो है एप्पल प्लकिंग एंड हार्वेस्टिंग इन कोटखाई। तो आज जानेंगे थोड़ा और इस विषय के बारे में। बिल्कुल, तो बिना देर किए हमारे दर्शकों को ले चलते हैं शिमला ज़िले के कोटखाई के बखोल गांव में, जहां हमारे कार्यक्रम प्रमुख सुमित शर्मा जी बातचीत करेंगे प्रगतिशील किसान श्री संजीव चौहान जी से। आज कहाँ हैं हम, बूझिए तो जाने। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लगा पाएंगे, पर इतना तो ज़रूर समझ गए होंगे कि हम एप्पल बेल्ट में हैं और सेब के जो बाग हैं उनके आसपास कहीं पे हैं। जी हाँ, चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। आज हम हैं कोटखाई के बखोल गांव में और यहाँ पर एप्पल की हार्वेस्टिंग का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और हम यहाँ पहुँचे हैं ये जानने कि किस तरह से ये हार्वेस्टिंग की जाती है और क्या कुछ ख़ास इस प्रदेश में हो रहा है और यहाँ के जो उन्नत और प्रगतिशील बागबान हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ उनका लाइफस्टाइल है और किस तरह से सेब हम सब की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो लीजिए, आज हम हार्वेस्टिंग के सीज़न में, एप्पल हार्वेस्टिंग के सीज़न में संजीव भाई के ऑर्किड में थोड़ा बहुत काम हमने भी किया, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दी, कुछ गलत किया, कुछ ठीक किया, मगर ये एक ए ग्रेड एप्पल है और आज हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं और संजीव भाई से अब हम विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो इंटरेस्टिंग कार्य है इसका आइडिया इनको कैसे आया, क्या कुछ ये करना चाहते थे ज़िंदगी में और फिर ये इस क्षेत्र की तरफ क्यों बढ़े, ये हम जानेंगे बस अब से कुछ ही देर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम एक बहुत ही ख़ास दिन पर, एक बहुत ख़ास स्थान पर पहुँचे हैं और एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हाँ, संजीव चौहान जी हमारे साथ हैं।
जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये बगीचा और इससे जुड़ी और बहुत सारी गतिविधियाँ जो इनकी मेहनत भी है और एक बौद्धिक सूझबूझ और सोच का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो आइए मिलते हैं खुद संजीव जी से और जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ कहना है, क्या कुछ साझा करना है हमारे साथ अपने जीवन के बारे में और अपने इस व्यवसाय के बारे में। तो संजीव जी आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। आपके अपने बगीचे में आपका स्वागत है। कार्यक्रम हमारा है, बगीचा आपका आपका वेलकम है, मतलब डीडी हिमाचल का वेलकम है। उन्होंने आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मुझे अपने बगीचे में, मतलब कि जो हर बागवान का सपना होता है कि उसके ऑर्चर्ड में मतलब उसको मौका मिले। मतलब हमेशा कार्यक्रम जो हैं वो स्टूडियोज में होते हैं, लेकिन आज RMS साइनवुड ही अपने आप में स्टूडियो बन गया। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो ये चीज़ें हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत बहुत तो संजीव जी शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे। आप बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, कई डिग्रीज आपके पास हैं, तो क्या कुछ किया है आपने वो बताइए, क्या कुछ आपकी शैक्षणिक योग्यता है? शिमला से मेरी पढ़ाई हुई है। मेरे पिताजी जो बैंक में जॉब करते थे, तो हम 3 भाई हैं, तीनों शिमला में ही पढ़े हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन जो है संजौली कॉलेज जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी अब रहा है वो है, और मैं उसके बाद मैंने पहला 1999 में मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है HP यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज वहाँ पर 1 साल का कोर्स किया है रशियन में। और उसके बाद मैंने वहाँ से 2003 में मैं लॉ का पास आउट हूँ। मैंने लॉ LLB जो है वो HP यूनिवर्सिटी से करा। मेरा पहला मोटिव यही था कि मैं एक एडवोकेट बनूंगा और वो करूँगा, लोगों का समाज सेवा करूँगा एज ए एडवोकेट। लेकिन 6 महीने प्रैक्टिस के बाद मेरा दिल उस चीज़ में नहीं लगा। फिर मैंने अपना जो कदम था वो पत्रकारिता की ओर गया मैं, और पहले मैंने BGMC किया, फिर मैंने MGMC HP यूनिवर्सिटी से किया। तो मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से, और वो पढ़ाई मेरी रही। उसके बाद मेरे को जॉब लग गया। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ 2 साल रेगुलर बेसिस पे दैनिक भास्कर अखबार में, और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने उसके बाद जो है वो जॉब छोड़ने के बाद मैं अपने ऑर्चर्ड मतलब बखोल में एक ऑर्चर्ड तैयार करने की ओर मैंने कदम। तो यानी आप एक दायरे में बंध के नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की उमंग सोच आपको रहती है। तो वहाँ से बागबानी की तरफ कैसे आकर्षित हुए, क्या कुछ हुआ? कुछ घटा होगा जिसने आपको आकर्षित किया इस तरफ। बागवानी तो हमारे पीछे से ही लोग कर रहे थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैंने इतना कुछ पढ़ लिया था तो पहले मैंने सोचा कि एडवोकेट बनूंगा, फिर लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे को कुछ और अलग करना है। तो जर्नलिज्म में चला गया, और जर्नलिज्म में जब इस अखबार में गया तो फिर वहाँ पर एक डिपार्टमेंट हुआ करता है कि आप इस डिपार्टमेंट की खबरें करेंगे। तो मुझे दिया गया बागवानी। तो फिर बागवानी की खबरें मैं करता था, वहाँ पर लिखता था सेब कैसे, उस टाइम मतलब हिमाचल में रॉयल ही पैदा होता था, मतलब उसका प्रोडक्शन होता था रॉयल का। तो बस वो ठीक, तो उसके ऊपर काम करता था। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं किसान हूँ, बागवान हूँ, तो वो ब्लड तो था मेरे अंदर, लेकिन थोड़ा सा वो एक स्पार्क होता है ना वो, तो मैं वो खबरें करता था। तो मेरा इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला गया। पत्रकारिता ने उसको हवा दे दी थोड़ी सी। दूसरा एक इंटरनेट नया नया आया था, तो फिर वो जो क्योंकि उस टाइम जब हम जॉब किया करते थे तो इंटरनेट एक्सेस नहीं था बहुत लोगों के, तो हमारे ऑफिस में था, तो हम वहाँ ढूंढते थे कि क्या वैरायटीज़ है, दुनिया कहाँ से बागवानी को लेके जा रही है। उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा इस साइड फिर, लेकिन मेरा पहला मोटिव यही था कि मैं जर्नलिज्म की फील्ड में बहुत आगे जाऊंगा, एडिटर बनूंगा। पर लेकिन कुछ घटनाएं घट जाती हैं जब आपको लगता है कि ये फील्ड भी शायद मेरे को नहीं है। और वो समय था 2008 का, जब मेरे को लगा कि मैंने अपनी जो जॉब थी जर्नलिज्म की वो क्विट की, और मैं सीधा मतलब उसके बाद मैंने किसी ना अखबार में ट्राई करा, ना मैंने कुछ और बनने की कोशिश की। तो मेरे को लगा कि मैं वापस जाके जो है बागवानी में कुछ अलग करके। तो यहाँ वापस आ गए अपने गांव में? हाँ, गाँव। तो पिताजी ने आपको इनकरेज किया, उन्होंने क्या सपोर्ट दी? मेरे पिताजी तो जॉब करते थे, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और आपको मैं एक 3 बीघे का खेत देता हूँ, तो आप वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उस टाइम मेरा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड था, इसी खेत में ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड था, 3 बीघा ये एरिया था। वो पिताजी ने मुझे बोला ये ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, ये आपने जो करना है वो इसके अंदर ही करिए, आपका जो भी खर्चा निकलता है वो आप इसी से निकालिए, और ये आपकी हेडेक है, आप इसको कैसे जैसे मर्जी आप जैसे मर्जी करना चाहिए। तो मैंने शुरू किया, और पहली साल मेरे 68 बॉक्स हुए इसमें। अच्छा। तो फिर वो नहीं मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा थे, और पिताजी जितना सपोर्ट कर सकते तो उन्होंने किया, लेकिन ये चीज़ दे दी थी मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लोन्स लिए बैंक से। अच्छा। लोन्स लिए, फिर
हेल्स आते थे, तो इसमें नेट डाला ताकि वो जो 68 बॉक्स मेरे हुए थे पहली साल, अगर अगली साल 300 बॉक्स होंगे तो उसको कैसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो मैंने हेल्स लिए लोन पे, तो लोन करके 3 लाख का लोन करके मैंने अपने ऑर्चर्ड को। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोटखाई में जब उस टाइम नेट्स का प्रचलन नहीं था, तो हम पहले फार्मर थे जो ने नेट खरीद के लाए, और हमारे को डालने भी नहीं आते थे कि पड़ेंगे कैसे, पर हमने डलवा दिए वो ऑर्चर्ड पे। तो पहला मैंने अपना जो 3 बीघा था उसको प्रोटेक्ट किया, और फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, सर्च किया कि भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा और क्या मैं कर पाऊँगा। और उसका नतीजा 2012 में मेरे को मिला कि यही ऑर्चर्ड जहाँ पर आज हम सघन बागवानी कर रहे हैं, यही ऑर्चर्ड था। इसमें 75 प्लांट्स थे, उनकी एज थी मतलब 20-25 तक हो गए थे वो। तो उसमें मैं 1200 पेटी सेब निकाल पाया। 1200 पेटी। कहाँ आपने शुरुआत की? 67 से? हाँ, 67 बॉक्स थे। 3 साल के अंदर मैं उसको 1200 पे ले गया, और ऑन रिकॉर्ड है, मतलब कि उस टाइम ये अखबार में भी छपा था कि जो प्रोडक्शन था मेरा 3 बीघे का, मतलब वो 62 पर मैट्रिक हेक्टेयर जो उसका प्रोडक्शन था, वो उस टाइम यूएसए और चाइना से भी ज़्यादा था। मतलब इतना ज़्यादा, वो भी रॉयल रेड डिलीशियस में। आज प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन वो रेड डिलीशियस पे उतना प्रोडक्शन हिमाचल में नहीं आता था। जो हमारा प्रोडक्शन है वो 15 से 20 मैट्रिक टन है पर हेक्टेयर। अच्छा। और मैं 62 पर मैट्रिक जो मेरा उत्पादन था वो कंटिन्यू रहा लगभग 6 साल तक। तब मेरा यही ऑर्चर्ड रहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना ऑर्चर्ड और एडवांस करा, और फिर मैंने इसी ऑर्चर्ड को जो कन्वर्ट कर दिया, और आज ये हाई डेंसिटी में ऑर्चर्ड है सारा M9 रूट स्टॉक। तो ये जो आज जो हम ये पौधे देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, भिन्न से हैं। ऐसा लगता है जैसे बेलनुमा पौधे हैं। ये क्या खासियत है इनकी, और इनकी क्या कहानी है इन पौधों की? देखिए सर, ये तो वर्ल्ड का में ये गाला एप्पल्स इसको बोलते हैं, गाला एप्पल्स। तो इसके पीछे यही था कि जब दुनिया में चेंजेस आने लगे, मैंने 2 किताबें सेब के ऊपर लिखी हैं। मैंने एप्पल के ऊपर 2 किताबें लिखी हैं, सेब के ऊपर। बहुत बढ़िया। और लगभग मैंने 40,000 किताबें मैंने हिमाचल में बेची हैं उसकी। मतलब मैंने 2 किताबें लिखी, एप्पल ब्लूम करके मेरी बुक छपती थी, वो किताबें मैंने लिखी। उसका मकसद ये था पूरे हिमाचल के फार्मर को एजुकेट करना था। बेसिकली इंटरनेट पे इंग्लिश में मटेरियल मिलता था, लेकिन हिंदी में कोई मटेरियल नहीं था। और आप जानते हैं कि हिमाचल में हिंदी को ज़्यादा वो करते थे, तो जो हमारे फार्मर है वो ज़्यादा हिंदी। तो मैंने 2 बुक्स लिखी, 300 पेज की एक बुक्स होती थी, 2 वॉल्यूम थे। पूरे हिमाचल में शायद करीब 2 वॉल्यूम के 40,000 बुक्स भी की है मेरी। अब रिकॉर्ड है मेरा अभी तक। तो वो मैंने अब छोड़ दिया मैं बुक्स। तो बस मेरा लगा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक जो ये ओल्ड ऑर्चर्ड था इसको क्यों ना M9 रूट स्टॉक पे लगाया जाए। बहुत सारे लोगों ने लगाया था यहाँ पर M9 पे जो ऑर्चर्ड थे, तो मैंने लगाया। और फिर लोगों ने बोला कि आप जो है पुराने ऑर्चर्ड पे M9 को सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें फेलियर होगा, आपको मशीन लानी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और सब लोगों ने बोला कि ये फेलियर कंसेप्ट है कि ओल्ड ऑर्चर्ड में आप नया ऑर्चर्ड नहीं लगा सकते, वो भी M9 इम्पॉसिबल है। तो फिर ये ऑर्चर्ड लगाया। फिर मैंने यहीं पर ये सी पुरानी ऑर्चर्ड को नए सिरे से लगा के आज मेरा 1000 प्लांट जो है वो इस ऑर्चर्ड में लगा हुआ है। बहुत खूब। तो ये जो मैटिंग सी आपने की है, इसकी क्या कहानी है? हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पर हरी भरी घास होगी और बारिश हुई है तो थोड़ा गीले कीचड़ में से निकलना पड़ेगा, पर ये तो बिल्कुल साफ सुथरा। मेरा एक मानना है कि कुछ चीज़ें जो है ना गॉड गिफ्टेड होती है। मतलब जो मेरा सोच है वो सिर्फ एप्पल ऑर्चर्ड की तरफ जाता है। अगर मेरे को कोई बोला जाए कि ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करे, तो मैं पहले इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उसके बारे में बाद में सोचता हूँ। तो मैंने देखा था कि ऑर्चर्ड में जो वीट होता है, जो घास होता है, वो M9 रूट स्टॉक के लिए तो और घातक होता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं होने देता है प्लांट को। M9 जो मेरे ये 4 साल के प्लांट है तो नहीं। तो मेरे को पता था कि मेरी अगली लड़ाई जो है वो वीट से है। मतलब जो घास है ना, अपना ऑर्चर्ड घास मुक्त बनाना है। तो उसके ऊपर मैंने काम किया कि उसको मैं करूँगा कैसे। तो फिर मैंने काम किया कि मैं मल्च शीट ला सकता हूँ। तो मैंने फिर ये 30 माइक्रोन की प्लास्टिक की मल्च शीट है, और मल्च शीट है, और ये है 100 माइक्रोन का। तो ये चीज़ें मैंने डाली फिर, और पूरे ऑर्चर्ड में डाली, ताकि और उसका फ़ायदा भी हुआ कि मेरा जो ऑर्चर्ड है लगभग 4 साल से अगर आप मानेंगे, तो जो क्वालिटी मेरे ऑर्चर्ड में निकलती है, जो मेरे प्लांट का हेल्थ है, जो मेरी लीव्स का हेल्थ है, मतलब सबसे बढ़िया लीव्स है। इस टाइम पूरे हिमाचल में लीव्स ख़राब हो चुकी है, हमारे एक भी लीव्स यहाँ पर ख़राब नहीं है। वो सब कुछ इसका देन है कि इसने
वीट न लगने से जितना भी न्यूट्रिशन था वो मेरे ऑर्चर्ड को मिला और मैं इस ऑर्चर्ड को ग्रो कर पाया फिर। और वो आपके सामने आप देखिए पूरा हरा भरा है। इस टाइम कहीं अभी जाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं लीव्स गिरी है, हाँ, ये तो इन्फेक्टेड बहुत बड़ी समस्या रही हाँ, है। लेकिन नहीं, हमारा ऑर्चर्ड काफ़ी मेंटेन्ड है और रीज़न यही है। और लगभग थोड़ा एक्सपेंसिव तो है लेकिन काम करता है, काम करता है। अच्छा ये बताएं, ये थोड़ा लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, तो क्या ये सेब की ग्रोथ में मदद करता है किसी तरह से? देखिए सर, ये ना रिफ्लेक्शन उतना तो नहीं कर रहा है। वैसे तो हम मल्च शीट्स दूसरी आती हैं, पर इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना वो फ्रूट्स की को बड़ा फ़ायदा होता है और लीव्स को बड़ा फ़ायदा मिलता है उससे। मतलब रिफ्लेक्शन इसका काम करता है और ये होने चाहिए। बाहर तो रिफ्लेक्शन के लिए बाकायदा शीट्स लगाई जाती है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है ऑर्चिड के अंदर। क्लोरोफिल जो लीव्स का है वो बड़ा हेल्दी हो जाता है। पर मेरा अभी फ़िलहाल ये है कि वीट से मेरी लड़ाई थी कि जो अनवांटेड घास है वो मेरे को लगता था इसका दुश्मन है और मैंने वो किया। हाँ, एक्सपेंसिव है, वो चीज़ें हैं क्योंकि इसको बहुत तरीके से टैकल करना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है और लेबर जो है बहुत लगता है। मतलब 10-15 लोग चाहिए जो इसको करते हैं, पर मैं कर पाया हूँ और मैं लगभग 8 साल मुझे हो गए हैं इस चीज़ को करते हुए। उसका मेरे को फ़ायदा ही मिला है, मतलब उसका नुकसान नहीं हुआ है मेरे को। जी। अच्छा ये बताएं, आर्थिकी जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है, तो फाइनेंशियली आपको कितना रिवार्डिंग रहा है ये आपका व्यवसाय बागबानी का? देखिए एक और चीज़ है, इस टाइम जो बागवानी है हिमाचल प्रदेश की वो क्राइसिस से चल रही है। कभी हमारा प्रोडक्शन जैसे इस साल गिर गया, कभी हमारे को लीव्स गिर जाती है हमारे ऑर्चर्ड की। तो मतलब वेदर के साथ कहीं ना कहीं हमारा जो एप्पल इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुई है। मतलब हम कई सालों से अगर आप पढ़ते होंगे कि 5,000 करोड़, वो पिछले 10 सालों से मैं भी वही पढ़ रहा हूँ कि हिमाचल की आर्थिकी 45 से करोड़ से लेके 5,000 करोड़। मतलब वो कहीं हमने ये नहीं देखी 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की। तो मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो विभाग भी मानता है, वो हम भी मानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारी आर्थिकी वो बढ़ी नहीं है। मतलब वो भले ही हम टेक्नोलॉजी के साथ गए हैं, वो गिरी है। तो आर्थिकी आम लोगों की तो नहीं कर, लेकिन हाँ हम जो मेरा मानना है कि मेरी जो इनकम है वो इम्प्रूव हुई है और मतलब अच्छा खासा पैसा हमने जो है इससे कमाया है। उसका रीज़न एक है कि कॉस्ट भी बढ़ी है लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो इसलिए बढ़ा है कि हमने जिस तरह की ये मैटिंग मूटिंग से, तो अमूमन जो हम अभी अगर हम 3 बीघे की बात करें तो हम करीब पर बीघा 4-5 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, मतलब कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड से कमा रहे हैं। तो आपने जो निर्णय लिया जीवन में कि मैं और कुछ नहीं करूँगा, बागबानी करूँगा, आप इससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था? जो मेरा बेसिकली एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि हम ये बोलते हैं कि लोग कर्म करते हैं। मैंने काम किए बहुत सारे, मैंने किताबें छापी, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत कम रहा है उसमें, लॉसेस भी दिए। लेकिन मेरे को एक चीज़ है कि इस दुनिया को कोई पावर चलाती है जिसको हर तरीके से हम भगवान बोलते हैं। बहुत खूब। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि उसकी बहुत हाथ रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने जो भी काम किया, मैंने लोगों को किताबें से एजुकेट किया। कहीं ना कहीं वो मेरा जो इंटरेस्ट था वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो एक फार्मर के लिए था कि वो सीख जाए। तो उसका जो मेरे को अब जो मतलब लाभ मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो आप लोगों के तौर पे मिल रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ मेरे बगीचे में ऐसा हो ही जाता है कि जब मैं सोचता हूँ कि ये शायद नहीं होगा, वो होता है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो आपने लोगों के लिए किया है वो आपको रिवर्ट हो रहा है, और वो रिवर्ट होता है अगर आपका दिल साफ है। तो ये ऊपर वाला रास्ता आपको खोलता है और कहीं ना कहीं की जैसे मैं आपसे मिला हूँ या किसी और से मिला हूँ, वो मिलने का मौका मिलता है। अच्छा संजीव जी, ये बताएं, इतना अच्छा काम आपने किया और मतलब एक मिसाल आपने कायम की, क्या आपके इस कार्य की सराहना के स्वरूप में आपको कोई सम्मान दिया गया, कोई रिकग्निशन सरकार की तरफ से या केंद्रीय सरकार की तरफ से? देखिए जिसने आपका मनोबल बढ़ाया हो और आपके आत्मविश्वास को एक संबल बल दिया हो? देखिए एक चीज़ है, मुझे 2-3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक बेंगलोर में मिला था और एक शायद दिल्ली गए थे वहाँ पर मिला था। स्टेट अवार्ड्स बहुत मिले हैं, लेकिन मेरा मतलब अवार्ड्स
अलग चीज़ है रिकॉग्निशन की। पर जो दिल है ना, दिल कुछ और मांगता है कि अवार्ड, मतलब जो आप, मेरा मानना है कि जो आप फार्मर के लिए कर सके ना, उससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरी जो लाइफ का 20 साल थे, उसमें से मैंने किताब लिखने में, मैगजीन लिखने में, आर्टिकल लिखने में, सोशल मीडिया पे पेज भी मैंने बहुत पहले बना दिया था, और यहाँ तक कि वेबसाइट्स तक मैंने खोली। तो लगता है कि ये चीज़ें होगी, और सम्मान मतलब मेरे लिए कि मतलब आप जैसे लोग हमारे पास आए, लोगों को आपके माध्यम से लोगों को कुछ और मिले, तो वो बहुत भारी चीज़ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे को सरकारें, पूर्व में जो सरकारें रही हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। बहुत सारे एप्पल शोज़ हुए, कुल्लू में एप्पल शोज़ होते थे, तो हम इनवाइट ही होते थे वहाँ पर, बाकायदा वहाँ इनवाइट होते थे, एप्पल शो लगाते थे, हम लोगों को दिखाते थे गाला एप्पल से ये होता है, ये रेड डिलीशियस होता है। तो है लोगों, मतलब वो है। दूसरा ये कि सरकार से हम यही करते हैं कि ये टीम जो है ना, मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनको अगर ले के साथ चलेंगे तो शायद ये जो हिमाचल में जो फार्मिंग है ना, ये अलग लेवल पे जाएगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ हम प्लांट, नर्सरी सब यूरोप के ऊपर देख रहे हैं कि वो वहाँ से प्लांट आएगा, वहाँ से वैरायटीज आएगी तो हम करेंगे। मैं चाहता हूँ ये जो हमारी दूसरे के ऊपर निगाह है ना, हम चाहते हैं कि ये यहीं पर अगर मिल जाए तो बेस्ट ये है। तो अब वैसे बहुत एक बड़ी सोच है कि जो हमारी पारंपरिक तरीके हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं, उन प्रैक्टिसेस को, परंपराओं को और मजबूत किया जाए। अच्छा, एक दूसरे पक्ष की बात करना चाहेंगे, क्या मार्केटिंग भी एक चुनौती बन जाती है आपके लिए और आप जैसे बागबानों के लिए? देखिए, हम आपको एक बताते हैं, हमारा थोड़ा सा क्वालिटी एप्पल्स होता है, तो हमारे को मार्केटिंग की उतनी चुनौती नहीं होती, लेकिन आम फार्मर को बहुत है। इस बार चुनौती नहीं है क्योंकि इस बार सेब बहुत कम है, तो इसलिए चुनौती नहीं है। पर लेकिन मैं ये मानना है कि अगर कभी हिमाचल प्रदेश में 6 से 7 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हो गया, तो ये चुनौती आम के लिए नहीं, संजीव चौहान के लिए भी एक चुनौती बन जाएगा। मार्केटिंग है, मार्केटिंग यहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर सीए स्टोर्स उतने नहीं हैं, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो क्योंकि जो जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा सीए स्टोर्स हैं, उसका रीज़न है कि फ्लैट लैंड पे काम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर जो सीए स्टोर की एक टेक्नोलॉजी है, वो बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। अगर विदाउट सरकार के मदद के वो नहीं कर सकते हैं। अभी इस साल तो नॉर्मल हर चीज़ बढ़िया चल रही है, चाहे आम फार्मर है चाहे हम हैं, सबका सेब अच्छे दाम मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश का बढ़ता है, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या जो वो होगी। सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा। मतलब इस सेब को, जो हिमाचल का सेब है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वो दुनिया में कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो करना। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता तो है ही महत्वपूर्ण, पर टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपको अपडेटेड रहना है कि क्या कुछ हो रहा है। भविष्य में आपको लगता है क्या कुछ होने वाला है, और आप क्या उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ हम उम्मीद करें कि एप्पल इंडस्ट्री में, एप्पल ग्रोइंग को लेके क्या कुछ होने वाला है, और आप क्या उसके लिए तैयार हैं? क्या कुछ? देखिए, ये जो वैरायटीज़ हम पैदा करें, चाहे गाला है, रेड डिलीशियस है, अब दुनिया जो है ना वो और वैरायटीज़ की तरफ चली गई है। ये हिंदुस्तान के लिए एक नया कंसेप्ट है कि मैं गाला पैदा कर रहा हूँ, मैं ये पैदा कर रहा हूँ। ये यहाँ पर यूरोप, क्योंकि मैं खुद यूरोप गया था, अच्छा, वहाँ लोग कुछ और सोच रहे हैं, सोच के चलेंगे। बेसिकली वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब क्लब वैरायटीज़ के ऊपर। पूरी जो यूरोप है वो क्लब वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, और हम ये भी मानते हैं कि जो वहाँ पर थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है वो इंडिया की साइड शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा जो प्लांट मटीरियल है वो यूरोप से ही आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, उसको अपने तक रख रहे हैं। अभी हमारे को वही दे रहे हैं जो वहाँ पर थोड़ा सा आउटडेटेड होता जा रहा है। तो अभी जो मेरा अपडेट है, हमारा अपडेट ये है कि आने वाले समय में यूरोप जो है नए रूट स्टॉक पे जा रहा है, वो जिनेवा सीरीज पे जा रहा है, वो अदर उस पे जा रहा है, और हम जो है अभी 9 पे ही पहुँचे हैं। तो वो जरूर है। और दूसरा, वो क्लब वैरायटीज़ की ओर जा रहे हैं, और हम अभी उनके लिए जो ओल्ड वैरायटीज़ है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको यहाँ लेटेस्ट सोच रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि हमारे और उनके बीच गैप जो है वो बढ़ रहा है। मतलब हम जो वैरायटीज़ आउटडेटेड में डाल रहे हैं वो हम यहाँ लेटेस्ट में ला रहे हैं, और जो लेटेस्ट में ला रहे हैं वो हमारे को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा है, वो क्लब वैरायटीज़ की ओर जा रहे हैं, हम अभी गालाज और रेड डिलीशियस की ओर जा रहे हैं। तो अभी फ़र्क है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हम उनसे टेक्नोलॉजी में थोड़े
थोड़े पीछे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ हम हिमाचल और इसकी बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात करें, तो अभी यूथ जो है वो इस फार्मिंग की ओर, मतलब सघन बागवानी की ओर जा रहा है और उसमें जो है काम कर रहा है। अच्छा ये बताएं, हम जब हिमाचल में बात करते हैं तो ज़्यादातर बात सेब की ही होती है, तो बाकी फ्रूट जैसे प्लम और खुमानी है, उसकी बागवानी की क्या संभावनाएं हैं? क्या आप उस क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब पूरा हिमाचल ना सेब बागवानी के ऊपर चल पड़ा, वो सोलन से लेके सिरमौर से लेके पूरे शिमला में कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है। ये चीज़ें अनबैलेंस होगी, अभी नहीं होगी, 10 साल बाद अनबैलेंस होगी, क्योंकि इतना जब पूरा एक स्टेट जो है सेब की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका अनबैलेंस पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक बैलेंस बागवानी करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है और उसमें सारे फ्रूट्स कवर होते हैं। तो हिमाचल में मतलब अभी जो ये सेब का ट्रेंड है, 2-3 साल से स्टोन फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर वैरायटी की डिमांड हो रही है तो वो एप्रिकॉट्स की हो रही है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया में, इंडिया में सेब इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, लेकिन एक एप्रिकॉट्स है जो एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और पंजाब जैसा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एप्रिकॉट्स की वहाँ पर है। अच्छा। और अगर आप मानेंगे तो 2026 में सबसे महंगा अगर कोई फ्रूट बिका है, सेब से भी महंगा, तो वो एप्रिकॉट्स है। लगभग 2-2 किलो 500-500 रुपये बिके हैं, 500-500 रुपये का मतलब 250 से 300 रुपये किलो बिके। तो मेरा मानना है कि जो हमारे हिमाचल की लोअर एलिवेशन है, अगर हमको एक इकोसिस्टम बैठाना है फ्रूट्स का, तो पलम और खुमानी में बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर हमारे स्टोन लैंड है, जहाँ पर पथरीली भूमि है और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर जो ये एप्रिकॉट्स और पलम का जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस रहने वाला है। और मेरा अपील भी है हिमाचल प्रदेश से कि आप सेब की तरफ ना ही भागें, कोला एक ही, मतलब ये नहीं कि मैं सेब, सबसे आप जो है पलम और खुमानी के ऑर्चर्ड लगाएं, और जहाँ पर ज़्यादा हमारे पहाड़ी बोली में सनी साइड्स है, वहाँ पर एप्रिकॉट और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप अर्ली में जाना चाहें तो जो एप्रिकॉट्स है, जैसे मिकाडो है, बॉत्सलिनो है, ये जो एप्रिकॉट्स हैं ये अब बहुत अर्ली आते हैं, मतलब 3 मई तक मार्केट चले जाते हैं, तो करीब। और अगर आप थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो ब्लैरो है, रूबिल है, रेड कलर के एप्रिकॉट्स हैं, तो आप उसमें जाए, क्योटो है। तो इन एप्रिकॉट्स में अगर आप जाएंगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेरा मानना है 300 रुपये किलो तक भी एप्रिकॉट्स बिका इस बार। अगर आप पलम की बात कर रहे हैं, पलम में जो है सबसे, क्योंकि हम ब्लैक एम्बर्स लगाते थे लेकिन वो उसमें राइपिंग का दिक्कत आ रहा है, तो आप ब्लैक स्प्लेंडर है, आपके पास अर्ली क्वीन है, और पलम में हिरोमी रेड है, आप ये लगाओ, और इनके बहुत अच्छे पैसे इस बार मिले हैं। तो हिमाचल में जो स्टोन फ्रूट का जो क्षेत्र है अभी वो बहुत कम है, क्योंकि लोग सारे एप्पल फार्मिंग की तरफ चले गए। तो मेरा मतलब है कि अगर इसकी इक्वल अगर करना है तो स्टोन फ्रूट में सेब से 2 गुना ज़्यादा पैसा है। आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, ना कि घटेगी। किसकी? स्टोन फ्रूट की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें संजीव जी। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके पास एक विस्तृत अनुभव है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को आप छू चुके हैं, तो आपकी जो सोच है वो वैज्ञानिक भी है और पारंपरिक भी है, दोनों का मिश्रण लेके आप चल रहे हैं। मगर ज़्यादातर हमारे जो बागबान हैं उनके पास इस किस्म का अनुभव या ज्ञान नहीं है। तो जो लोग आपकी तरह से कार्य करना चाहते हैं और इस प्रकार के पेड़ लगाना चाहते हैं, उनकी आप मदद किस तरह से कर सकते हैं, वो आपसे किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब हम भी ऑर्चर्ड शुरू करा था, तो अगर हमारे को एक कलम किसी से लेनी होती थी ना, तो वो नहीं मिलती थी हमारे को। हम चाहे पैसे से लेना चाहे फ्री से लेना चाहे। तो मैंने उसके लिए एक कंसेप्ट तैयार करा 8 साल पहले, जब मैं इस फील्ड में आया। तो मैंने एक साइनवुड प्रोपोगेशन ऑर्चर्ड स्थापित किया बखोल में, यहीं पर, जो कि पूरा लीगलाइज्ड है, मतलब बागवानी विभाग और नॉन विभाग से। तो हम मदद कैसे करते हैं, वो हमने प्रोजेक्ट लिया वर्ल्ड बैंक से। उस प्रोजेक्ट में हमने अपने साइनवुड, पलम, खुमानी और इनकी जो है वैरायटी पहले रजिस्टर करवाई, नॉन यूनिवर्सिटी से पास करवाई, और हमने एक साइनवुड ऑर्चर्ड तैयार किया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो फार्मर है, अगर कोई पैसा दे सकता है तो ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, तो हम उनको स्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 5-10 स्टिक्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई भी वैरायटीज़ हो। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि अब साइनवुड तैयार करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, पूरी टेस्टेड वेरीफाइड साइनवुड जो हम देते हैं, और उसके लिए हमने एक साइनवुड ऑर्चर्ड
बखोल में जो है स्थापित कर रखे हैं। तो वो क्या पास में ही है, हम चल के देख सकते हैं? आपको पूरा विजिट उसका जो हम आप दिखाएंगे, उसको आपको पूरा बताएंगे कि हम साइनवुड कैसे तैयार करते हैं। बहुत अच्छा रहा संजीव जी आपसे बातचीत करना, और हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में और भी बातचीत हो और आप हमारे पास भी आएँ और हम आपके पास आएँ और इस जानकारी के सिलसिले को हम बढ़ाते रहें और दर्शकों तक पहुंचाते रहें। आपने इतना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आ गए हैं हम वापस अपने शिमला के स्टूडियो में। कोटखाई में दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कोटखाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल बेल्ट है एप्पल के लिए। बिल्कुल, और देखिए ये जो तकनीक के साथ आगे बढ़ने की बात संजीव जी ने अभी कही, वो एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में तकनीक के साथ, समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सेब की बागवानी के क्षेत्र में भला पीछे कैसे रहेंगे। वो दौर अब नहीं रहा है कि हाथ से देखकर या फिर आकार के आधार पर हम सेब की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग या ऐसा कुछ करते थे। अब आज के समय में आधुनिक मशीनें हैं जो इस काम को आसान भी बना रही हैं और समय भी बचा रही हैं। तो किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हम सेब की बागवानी में कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे खाने की टेबल पर या फ्रूट बास्केट में सेब कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल साफ सुथरा, चमकीला, और इसके रंग जो हैं हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और सच में हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मगर जब पेड़ से उतरता है तो ये सेब ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और ये ऐसा सेब जो है, ये अपना रूपांतरण ऐसे कैसे कर लेता है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विकास जी। विकास चौहान जी, आपका स्वागत है। तो ये बताइए, पेड़ से उतरा हुआ सेब ऐसा, उसको आप ऐसा कैसे बना लेते हैं? सर, ये मशीन द्वारा ऐसा बनाया जाता है। ये नई इस साल मशीन लगाई है हमने, नई टेक्नोलॉजी की मशीन है। इसमें पूरा सेंसिंग करके ये ब्रश लगेगी, फिर आगे बी ग्रेड निकालेगी और पूरा कोई भी दाग वो एक भी दाग नहीं रखेगी। इसलिए हमने ये नई मशीन, पहले मैनुअली मशीन होती थी, उससे जब लोग उब गए, हम ये नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी ओर चले जाए। तो ये ब्रश लगती है, उसके बाद ब्रश से आगे सेंस होके एक ग्रेड का दाना अपनी जगह जाएगा, अपने आप मशीन ही सेंस करेगी और बी ग्रेड का दाना अलग कर देगी। तो पहले तो बहुत टाइम लगता होगा, पहले टाइम लगता था सर, टाइम। अब इसमें टाइम कवर है, आपको जो आदमी काम करते हैं उनको थोड़ा इजी हो गया है, हर चीज की सुविधा है, बाकी मशीन का काम है। इस मशीन की विशेषताएं बताने के लिए हमारे साथ हैं युवराज जी, जो कि चंडीगढ़ से इस मशीन के साथ आए हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये मशीन कैसे कार्य करती है और क्या कुछ इसकी खूबियां हैं। युवराज जी, आप हमारे साथ हैं। तो ऐसे हम इन सेब को डाल देते हैं, तो उसके बाद ये अपने आप सेब वहाँ चले जाते हैं, और कैसे हमें बताइए मशीन क्या करती है? बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले इस मशीन में प्री साइजर आता है। इसका काम क्या है, जैसे इस साइज का सेब होता है, अच्छा जी, तो अपने आप ही निकल गया। हाँ, जो कि इसको ग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पे ब्रशिंग भी नहीं करते ग्रोवर्स। तो ये इस बेल्ट का काम यही है, इस बेल्ट से ये ऑटोमेटिक जो छोटे साइज का दाना होता है वो निकल जाता है। तो फिर होता क्या है, जैसे ये प्री साइजर से दाने नीचे चले गए, यहाँ से डायरेक्ट गट्टे में भर लेते हैं, और जो जिस दाने की ग्रेडिंग करनी होती है, शाइनिंग करनी होती है, वो आगे चला जाता है। अब प्री साइजर से फीडिंग होने के बाद जो एप्पल होता है वो इस ब्रशिंग कम ड्राइंग यूनिट में आ जाता है। अच्छा, अब इसमें ब्रशिंग भी हो रही है और ड्राइंग भी की जा रही है। ये जो ब्रशिंग कम ड्राइंग यूनिट है, इसको डोम से कवर किया जाता है। ये FRP डोम बेस्ड ड्रायर होता है। इसका पर्पस ये होता है कि एक बार जैसे अंदर हमने कोई टेम्परेचर सेट कर दिया, मान के चलो पीछे से एप्पल है आपका बारिश में आ रहा है या गीला आ रहा है, तो उसके सुखाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर, जिसमें सेब का जो छिलका है वो ना खराब हो, लेकिन ड्राइंग एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो उसके लिए हमने इसके अंदर फैंस लगाए हैं, हीटिंग कॉइल्स लगाई हैं। जैसे ब्रशिंग के बाद एप्पल बिल्कुल शाइन हो जाता है, उसके बाद ये वी बेल्ट पे आ जाता है। इस वी बेल्ट का पर्पस क्या होता है, एप्पल को सिंगुलेशन करना। फॉर एग्जांपल, अगर पीछे से 2-3 सेब एक साथ आते हैं तो ये बेल्ट क्या करती है, एक बेल्ट की स्पीड कम होती है, एक बेल्ट की स्पीड ज्यादा होती है। तो स्पीड वेरिएशन की वजह से जो 2 एप्पल एक साथ आते हैं वो सिंगुलेट हो जाते हैं।
तो फिर सिंगुलेशन करने का पर्पस क्या होता है, जब विजन चैम्बर में एप्पल जाते हैं जहाँ पे इसकी फोटोज खींची जाती है, स्कैन किया जाता है, तो हर एक एप्पल को इंडिविजुअली स्कैन किया जाता है ताकि उसकी एक्यूरेसी के साथ ग्रेडिंग की जाए। अभी हम जहाँ पे हैं, ये इसको हम विजन चैम्बर बोलते हैं, जो मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इस विजन चैम्बर में कैमरा लगा होता है। अब कैमरा क्या करता है, जैसे आपको मैंने बताया एप्पल इसके नीचे से जाता है इस बेल्ट पे, ये हाई स्पीड रोलर होते हैं। इस पे जब एप्पल जा रहा है तो 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, यानी कि 360 डिग्री रोटेशन हो रही है। उसका पर्पस क्या है, क्योंकि जब हमने एप्पल की कलर ग्रेडिंग करनी है, साइज ग्रेडिंग करनी है, यानी कि वाइज डायमीटर चेक करना है, या इसमें अगर कोई एक्सटर्नल डिफेक्ट है वो डिटेक्ट करना है, तो एप्पल को हमें चारों तरफ घुमाना पड़ता है। वो घुमाते हैं, फिर इसके अंदर कैमरा होता है जो हर तरफ से एप्पल की फोटो खींचता है। इसको फिर हम इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके तहत हम एप्पल को रोटेट करके मल्टीपल इमेजेस लेके उसका कलर, साइज और बी ग्रेड डिटेक्ट करते हैं। तो एप्पल को जब यहाँ पे हमने डिटेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सिग्नल मिल जाता है ये एप्पल किस क्वालिटी का है। फिर हर एक एग्जिट पे हमारे सोलिनॉइड लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं जो फिंगर्स को ट्रिगर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो एप्पल जिस क्वालिटी का है उस क्वालिटी के अगेंस्ट एप्पल को गिरा देगा। इस साइड पे ए क्वालिटी वाला है। हाँ, जैसे इस साइड ये ए क्वालिटी निकाल रहे हैं, उस साइड बी ग्रेड निकाल रहे हैं, यानी कि एक ए क्वालिटी मतलब बिल्कुल अच्छा है, हर तरफ से अच्छा, कोई दाग नहीं है, कोई निशान नहीं है। बी ग्रेड में जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल डिफेक्ट आता है, अगर आपने, मैं देख रहा तो मैं एप्पल भी दिखाता हूँ, जैसे ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ ए ग्रेड है वहाँ बी ग्रेड है। अगर आप ये एप्पल देखेंगे ये बिल्कुल साफ है हर तरफ से, 360 डिग्री अगर आप देखेंगे हर तरफ से साफ है। तो यहाँ हमने जाना है कि किस तरह से सेब की ग्रेडिंग होती है, उसकी सफाई होती है और उसको अलग अलग पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। विकास जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास जी, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलने, और आपको मुबारक देना चाहेंगे, इतना बढ़िया मशीन आपने लगाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि किस तरह से मशीनों की सहायता से पैकिंग, ग्रेडिंग और सेबों की सफाई का जो कार्य है वो कितनी जल्दी निपटाया जा रहा है और कितनी जल्दी से ये किया जा रहा है। अब मैंने एक और चीज़ देखी अभी गरिमा की, जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, क्योंकि लेज़र के माध्यम से पहले क्या होता था कि शायद सेब के साइज़ के हिसाब से वो अपने आप वो वहाँ से सॉर्ट होके अलग अलग हो जाते थे, किंतु अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सेब का साइज़ वो सब लेज़र में, कंप्यूटर में कैलकुलेट करके वो अलग अलग ग्रेड हो जाएगा और सॉर्ट भी हो जाएगा। तो शायद इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा लाभ दर्शकों को मिल सकता है अगर वो इसे भी अपने खेतों में लेके आएँ। बिल्कुल। तो अभी तक दर्शकों हमने बात की सेब की गुणवत्ता की, किस तरह से ट्रेडिशनल से हम हाई डेंसिटी फार्मिंग की ओर आए और किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी सहायता की। लेकिन इस सब की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होता है अच्छी गुणवत्ता के पौध और अच्छी उसकी प्रोपोगेशन टेक्निक की। इसमें साइनवुड, कलमे, ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिस सेब पर हम इतनी मेहनत करने वाले हैं उसकी शुरुआत अच्छी हो। किस प्रकार से इस प्रोसेस को जो है किया जाता है, ये प्रोपोगेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, और एक बड़े ऑर्चर्ड को, जिस प्रकार से संजीव जी का ऑर्चर्ड है, उस ऑर्चर्ड को यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। तो इस वक्त हम हैं साइनवुड ऑर्चर्ड में और बहुत ही सुंदर सेब हमारे सामने है, और आज का जो मौसम है उसके लिहाज से ये ओस से सुसज्जित लाल बहुत ही सुंदर सेब हैं हमारे पास। और ये छोटे छोटे बगीचे, ऐसा लगता है जैसे फूलों की जगह ये पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये ऑर्चर्ड जो है वो स्थित है कोटखाई के बखोल गांव में। और इस ऑर्चर्ड की खासियत क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं इस ऑर्चर्ड के मालिक, हमारे अपने बहुत ख़ास आज के ख़ास मेहमान संजीव चौहान जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने लगाए हैं बिल्कुल छोटी सी जगह में ये पौधे लगाए हैं, इनके बारे में ख़ास क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूँ RMS साइनवुड ऑर्चर्ड बखोल में। तो सर, ये हमारा जो है साइनवुड ऑर्चर्ड है। यहाँ पर साइनवुड जो एप्पल्स, पियर्स और खुमानी या पलम है उसकी साइनवुड्स की प्रोपोगेशन की जाती है। तो ये जो साइनवुड ऑर्चर्ड है ये
वर्ल्ड बैंक से मतलब लीगल साइनवुड ऑर्चर्ड है, मतलब कि ये वर्ल्ड बैंक की जो बागवानी विभाग का एक प्रोजेक्ट है वो उसके तहत हमने लिया है। और बाकायदा जो वैराइटीजेशन होता है, जो कि वेरिफिकेशन होती है, वो नॉन यूनिवर्सिटी से होती है, उसको वेरीफाई करने के बाद एक नॉर्थ इंडिया का पहला साइनवुड प्रोपोगेशन ऑर्चर्ड है। अच्छा ये बताएं, बड़ी छोटी सी जगह में आपने कतार में लगाए हैं, आमतौर पे तो लोगों ने घर के आगे फूल लगाए होते हैं, तो ये पौधे लगाने का विचार कहाँ से आ गया? देखिए मैं तो एक किसान हूँ, तो लोग पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो जब मैं अपनी जर्नलिज्म की जॉब छोड़ के आया तो मेरे को लगा कि मेरा जो सब कुछ अब यही सेब ही है, तो मैं चाहता था कि मेरे घर के आगे जो भी चीज़ लगे, बजाय फूल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फूल, पर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर ये डेवलप करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 25 प्लांट है, ये मेरे घर के आगे बढ़िया वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये करीब करीब मेरे को जो 25 पौधे हैं 20 से 30 हज़ार की इनकम भी साथ दे जाते हैं, तो 30,000 इनकम दे जाती है। और 17 मतलब ये 20 पौधे हैं, और मेरे हिसाब से ये अगर आप देखेंगे तो ये सारा 30 फुट एरिया भी नहीं है। मेन साइनवुड तैयार करने का जो मकसद वो है कि हिमाचल में बहुत सारे ऑर्चर्ड लगाए लोगों ने, लेकिन जब उनको प्लांट में अच्छा मतलब क्वालिटी वाला सेब नहीं मिला, मतलब कि साइनवुड बहुत गलत, तो हमारे को लगा कि ये जो चीज़ है, जो हमारी साइनवुड है, जो हमारी जो कलम होती है, वो अगर सही और ऑथेंटिक होगी तो हमारे हिमाचल में जो ऑर्चर्ड है वो अच्छी क्वालिटी की लगी। तो इसका मकसद यही था मेरा साइनवुड। तो ऐसा है कि ये जो सुंदर से हम एप्पल्स देख रहे हैं जो लगे हुए हैं सामने, इनको आप यूज़ नहीं करते हैं, इन प्लांट्स को सिर्फ आप कलम निकाल के जो है लोगों को देते हैं प्रोपोगेशन के लिए। और ये जो सेब लगे हैं ये हम खाते नहीं हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि इस कलम से ये वैरायटी है। क्या यही सोच है इसके पीछे या कोई और सोच है? बिल्कुल सोच यही है जो आपने बोला। जो साइनवुड ऑर्चर्ड होता है वो सिर्फ नॉन फ्रूट बेरिंग प्लांट होता है, नॉन फ्रूट बेरिंग, मतलब ये सबसे पहला जो रूल है, थंब रूल है, वो है कि आपका जो जहाँ से आप कलमे लेते हो, सिंपल बात करेंगे, कलमे लेते हो, वो उस प्लांट से आप फ्रूट नहीं ले सकते। लेकिन फ्रूट को चेक जरूर करना होता है कि उस प्लांट में वो फ्रूट आया जो आपने, मान लो ये बिग बग्स है, ये इसका नाम है फ्लैश गाला बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फ्लैश वाला, हाँ, लेकिन ये इसका नाम है बिग बग्स। तो अगर मैं इसको चेक नहीं करूंगा तो फिर कैसे हम एक बार वेरीफाई करते हैं। पर इन ऑर्चर्ड से आप जो साइनवुड के प्लांट होते हैं उनसे आप सिर्फ साइनवुड ही ले सकते हैं, फ्रूट नहीं लेते हैं। जो फ्रूट इसमें लगा हुआ है उसको हम सेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाने योग्य नहीं है, पर ये बहुत मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन इससे नहीं ले सकते, इससे सिर्फ आपको साइनवुड ही लेनी होती है। अच्छा बताइए, आपने बड़ी कम सी जगह में इतने सारे पौधे लगा लिए, तो वो बागवान जिनके पास जगह कम है उनके लिए क्या भविष्य में संभावना है? क्या वो भी सोच सकते हैं कि वो इस तरह से पेड़ लगाएं और अपनी इनकम का साधन जो है उसे बेटर कर सकें? मैटर ज़मीन नहीं करती है, मैटर करती है आप कितनी मेहनत करते हो। मैं ये जो साइनवुड ऑर्चर्ड है मेरा, ये ओनली 3.5 बीघा में, 3.5 बीघा में, इसमें सेब अलग से होता है। तो इनकम जो मैं जोड़ता हूँ ना, तो मतलब मैं अपनी 2 फैमिली का पूरी साल का 3.5 बीघे से अच्छा पालन पोषण कर सकता हूँ पूरा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज़मीन मैटर नहीं करती। आज आपको मैटर करता है आप कितनी मेहनत करते हो, और आज आपके पास रूट स्टॉक हैं, बहुत सारी आधुनिक बागवानी से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें। अच्छा संजीव जी, ये बताएं हमें, आपने बात की ये मतलब कलम आप बेचते हैं बेसिकली, तो ये कितनी लेंथ रहती है? यही कलम होगी आपकी जब आप देंगे किसी को? देखिए बेसिकली वो डिमांड के हिसाब से आती है, जैसे जैसे डिमांड आती है और वैराइटीज़ वाइज आती हैं। तो हम ना 2 रुपये से कलम देना शुरू करते हैं, मतलब एक कलम 3 आइज़ की, तो अमूमन 10 रुपये में क्लोज हो जाता है। तो हम एक जो पूरी स्टिक है उसमें लगभग 7 से 8 कलम देते हैं हम एक स्टिक में पूरी, हाँ पूरी स्टिक देंगे, क्योंकि पूरा ही ये पूरा ही लेगा, वो पूरा लेगा, वो आप कलम नहीं लेगा वो। तो एक स्टिक में जो है हम करीब जो है 8 से 10 कलम देते हैं, वो काट के खुद लगाता है। तो वो करते हैं, एक प्रोसीजर है, और एक जो हमारे को विभाग से जो भी गाइडलाइंस आती है कि साइनवुड कैसी होनी चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, वो सारी उसको फॉलो करते हुए जो आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज बागवान को पता है कि अगर उसने कोई लेटेस्ट वैरायटी लगानी है तो उसको पता है कि मेरे को वो मिल जाएगी, तो वो आता है यहाँ पर जनवरी दिसंबर 15 दिसंबर के बाद वो आता है, तो उसको पता है कि मिल जाएगा। क्योंकि अमूमन क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी पर लोगों शेयर नहीं करते थे। जब हमसे मार्केट में ओपन किया हमने ना, तो अब ये चीज़ें शेयरिंग होने लगी है। चलो कुछ नहीं हुआ तो शेयर तो हुआ, और हर बागवान चाहता है कि वो लेटेस्ट वैरायटी लगाए। पर हम क्या करते हैं, हम पूरा सर्च के बाद ही उस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हर
हर वैरायटी का, हर गाला का, हर रेड डिलीशियस का जो हाइट है वो अलग अलग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 5000 की हाइट का जो सेब है वो 8000 में लग जाए और 8000 का 5000, तब वो फार्मर दोबारा जो है 10 साल पीछे चला जाएगा। तो हम पूरी वैरायटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि 5000 फीट की हाइट पे कौन सी वैरायटी लगेगी, 4000 पे कौन सी लगेगी, 10,000 पे। तो हम लोगों को वो ही कलमें देंगे जो उसको सूट करती है। मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसको आप 8000 वालों को हम 10,000 की दे देंगे। तो हर चीज़ को वेरीफाई करके, ताकि ये जो बिजनेस है, मतलब मेरा ये है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ कि मेरा बेटा है वो भी यही बिजनेस करे, ताकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, हिमाचल की जो हॉर्टिकल्चर है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि किस तरह से संजीव चौहान जी ने हमें अच्छे से ये समझा दिया है कि पौध की जो शुरुआती दिन है वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसे समझना, और किस तरह से ये प्रोपगेशन जो की जाती है वो किस तरह से की जा सकती है। और सिर्फ कलमों का ही या आप साइन वुड का ही बिज़नेस करते हैं तो उससे भी आप बहुत से पैसे कमा सकते हैं, एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये जानकारी अभी इन्होंने दी है, हमारे जो किसान बागवान भाई बहन जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सहयोग जो इसमें है वो सुमित शर्मा जी का है और संजीव चौहान जी का है, जिन्होंने अपने बाग बगीचे में ले जाके हमें ये बताया, हमारी टीम को ये बताया कि किस प्रकार से वो हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो ग्रेडिंग की नई नई टेक्निक्स को अपने खेत में लेके, अपने ऑर्चर्ड में लेके आ रहे हैं, और किस प्रकार से अगर आप सही बीज बोएंगे तो फसल तो अच्छी निकलनी ज़रूरी है ही है। आज के इस कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि आप सबने भी कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल की होगी। इतनी सारी रोचक जानकारी आज के इस कार्यक्रम में दी गई है। और इसी के साथ हमारे नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम का समय भी हो चला है। आप हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। आपको छोड़े जाते हैं एक प्यारे से लोकगीत के साथ। सुट्टा बुटालिया हो सुन मेरे लाड़िया, सुट्टा बुटालिया हो सुन